Hello everyone. So today we are going to do worksheet number 19 and the date is 18th of August 2020. वर्कशीट को स्टार्टिंग से करने से पहले हम इस वर्कशीट में एक स्टेटमेंट दी गई है, पहले उसको समझेंगे. आफ्टर देन वी विल मूव टूवर्ड्स द वर्कशीट. देयर आर मोमेंट्स इन लाइफ व्हेन वी फील अनहैप्पी बट नेचर चीयर अस अप. और लाइफ में कई ऐसी मोमेंट्स होती हैं व्हेन वी फील अनहैप्पी, व्हेन वी फील सैड, लेकिन जैसे ही हम नेचर में जाते हैं, इट मीन्स बाहर जाते हैं, पेड़ पौधों के पास बैठते हैं या पार्क में जाते हैं, तो हमारा जो मूड होता है वो चीयर अप हो जाता है, ग्लूमी से एकदम हैप्पी मूड हो जाता है. तो अब बात आती है कि आखिर ये स्टेटमेंट जो है वो हमें वर्कशीट में क्यों दी गई है. इस स्टेटमेंट के जरिए आज हमें क्या पढ़ाया जाएगा. तो आज अब हम वर्कशीट को ऊपर की तरफ से देखते हैं. यस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. डस्ट ऑफ स्नो इज द पोम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोम हमने लास्ट वर्कशीट में लास्ट वीक भी पढ़ी थी और वो पोम थी फायर एंड आइस. दिस इज अनदर पोम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. और अगेन फायर एंड आइस की तरह ये भी बहुत छोटी पोम है, 2 स्टैंजा की पोम है केवल, और छोटी है बट इट कैरीज अ वेरी डीप मीनिंग. वो डीप मीनिंग क्या है? वो डीप मीनिंग हमने जो स्टेटमेंट अभी पढ़ी है उससे रिलेटेड है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द पोम. द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from the hemlock tree. It means यहाँ पे आप देखिए ये क्रो है और ये है हेमलॉक ट्री. यहाँ पे नीचे की तरफ हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि नीचे की तरफ जो है वो पोएट बैठा हुआ है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो नीचे बैठे हुए हैं, हालांकि हमें इस पिक्चर में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो इस हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं. तो जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो लिखते हैं द वे ए क्रो shook down on me the dust of snow from the hemlock tree. तो जो पोएट है वो नीचे हेमलॉक ट्री के नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर एक क्रो आके बैठता है उसी हेमलॉक ट्री पर और वो इस तरीके से उस पेड़ को शेक करता है कि जो उसके ऊपर जितनी भी बर्फ होती है, उस हेमलॉक ट्री पे जितनी भी बर्फ होती है, स्नो फ्लेक्स होते हैं, वो जाके उसके ऊपर पोएट के ऊपर वो गिर जाते हैं. द वे ए क्रो शुक डाउन ऑन मी, मतलब जिस तरीके से इस क्रो ने शुक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराए क्या? द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो फ्लेक्स, इट मीन्स बर्फ के कण, स्नो फ्लेक्स गिराए फ्रॉम द हेमलॉक ट्री. और वो डस्ट ऑफ स्नो कहाँ से गिराई थी? हेमलॉक ट्री से. has given my heart a change of mood and saved some part of day I had rued. Has given my heart a change of mood. It means जो स्नोफ्लेक्स थे जो उसके ऊपर आके गिरे उसकी वजह से उनका जो मूड था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया. हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड. इट मीन्स उनका जो मूड था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया. एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड rued. और इस तरीके से उन्होंने स्नोफ्लेक्स जो कि क्रो ने उसके ऊपर गिराए थे, उससे उनका मूड अच्छा हो गया, हैप्पी हो गया, एंड ही वॉज फीलिंग सो प्लीजेंट. इस तरीके से उनका जो दिन था जिसको वो आधा रियून कर चुके थे, यहाँ पे रियूड का मतलब है रियून, जिसको वो आधा रियून कर चुके थे क्योंकि उनका जो मूड था वो पहले ग्लूमी था, पहले सैड मूड था, लेकिन जैसे ही वो नेचर में आके बैठते हैं बाहर हेमलॉक ट्री के नीचे, तो वहां पे दूर से एक कोआ जो है, क्रो है, ही सिट्स ऑन द ट्री एंड ही शुक डाउन ऑन द पोएट द डस्ट ऑफ स्नो. और जैसे ही वो जो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर आके गिरती है, ही फील्स ग्रेट, ही फील्स वेरी गुड, ही फील्स प्लीजेंट. तो उसके बाद जो उनका मूड जो कि खराब था पहले से और जिसकी वजह से उनका आधा दिन हैव सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, आधा दिन वो पहले ही हैड ऑलरेडी र्यून, पहले ही खराब कर चुके थे, लेकिन नेचर में बैठने के बाद, नेचर से कांटेक्ट करने के बाद उनका जो आधा दिन था, हाफ डे, वो बच गया. हैड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, मतलब जो थोड़ा बहुत टाइम बचा था वो र्यून होने से
बच गया, क्योंकि जो उनका मूड था वो अच्छा हो गया। जिस तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमारा अगर मूड खराब होता है तो हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती, चाहे सामने कितनी भी अच्छी चीज हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे टेस्ट में बहुत गंदे मार्क्स आए हैं एंड वी आर फीलिंग वेरी सैड, लेकिन अचानक से हमने कोई डांस की वीडियो देख ली या किसी ने हम कोई म्यूजिक सुन लिया तो हमारा जो मूड होता है वो एकदम से अच्छा हो जाता है, हम ग्लूमी से हैप्पी मोड में स्विच टू कर जाते हैं। तो इस तरीके से हम जिस बात को लेके हमने अपना दिन खराब कर रखा था, पूरा दिन उदास थे, अचानक से हमारा जो मूड था वो अच्छा हो गया, तो हमारा बाकी का जो दिन था वो बच गया, वो रुइन नहीं हुआ। यही चीज रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि वो उनका जो मूड था इट वॉज नॉट गुड, और जैसे ही वो नेचर में आते हैं, एज ही सिट अंडर द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो सिट्स ऑन द ट्री एंड ही शेक द ही shook it, और जैसे उसने उसको शेक किया द स्नोफ्लेक्स फेल डाउन ऑन रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हु वाज सिटिंग अंडर द ट्री। तो जैसे ही स्नोफ्लेक्स उनके ऊपर आके गिरे, उनका जो मूड था एकदम से बहुत अच्छा हो गया, और जो उनका आधा दिन था वो किसी तरीके से रुइन होने से बच गया। जैसे उनका मूड अच्छा हो गया तो अब वो कुछ अच्छा काम करेंगे, उसको टाइम को जिसको वो खराब कर चुके थे उसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये थी हमारी पोम, इसको थोड़ा हम क्रिटिकली एनालाइज कर लेते हैं, इनकी पोएटिक डिवाइस को समझ लेते हैं। पोएटिक डिवाइस में सबसे पहले हम समझेंगे एलिट्रेशन, ALLITERATION। इस पोम को डिटेल में मैंने अपनी एक वीडियो में भी पढ़ाया हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। एलिट्रेशन कब होता है? जब सेम लाइन में सेम लेटर की रिपीटिशन होती है। जैसे यहाँ पे हैज गिवन माई हार्ट, इसमें एच लेटर और यहाँ पे एच लेटर ये रिपीट हो रहा है, वो भी सेम लाइन में, तो यहाँ पे है एलिट्रेशन। इन द सेम वे सेव्ड सम, तो यहाँ पे सेव्ड का एस लेटर और सम का एस लेटर ये रिपीट हो रहा है सेम लाइन में, तो यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे राइम स्कीम कौन सी है। राइम स्कीम के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें राइम स्कीम ढूंढनी होती है तो हम हमेशा लाइन का एंड वाला वर्ड, ये देखिए क्रो मी स्नो ट्री, हमेशा लाइन का एंड वाला वर्ड देखते हैं और उस वर्ड को हम दूसरे वर्ड से मैच करते हैं जो उसके साथ राइम करता है। फॉर एग्जाम्पल क्रो, अब इसके जैसे साउंड वाला वर्ड स्नो, इन दोनों की साउंड एक जैसी है, तो इन दोनों की साउंड को जिनकी साउंड सिमिलर होगी उनको हम सिमिलर लेटर, इट मीन्स ए। क्रो स्नो, तो इन दोनों की साउंड एक जैसी है, इसको भी हम ए देंगे। अब यहाँ पे मी और ट्री, इन दोनों की साउंड इनसे मैच नहीं कर रही, एकदम अलग है, तो ए के बाद आता है बी। अब हम बी पे चलते हैं, मी एंड ट्री, इन दोनों की साउंड एक जैसी है, तो इसको हम देंगे बी। तो यहाँ पे राइम स्कीम क्या हो गई? ए बी। मैंने आपको बताया था ये दो स्टेंजा है, तो यहाँ पे राइम स्कीम ए बी है। सिमिलरली हम सेकंड स्टेंजा में भी देख लेंगे, लेकिन सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम मैं नहीं बताऊंगी आपको, वो आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी सेकंड स्टेंजा में कौन सी राइम स्कीम यूज हुई है। अब हम वर्कशीट में आगे की तरफ चलते हैं कि वर्कशीट में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस क्या है? पार्ट ए, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो टिक, आपको टिक करना है व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, इसमें से आपको उन स्टेटमेंट को टिक करना है जिससे आप हैप्पी होते हो। लुकिंग एट द राइजिंग सन, जो राइजिंग सन इट मीन्स उगता हुआ सूरज, राइजिंग सन को जैसे आप लुक करते हो तो आपको कैसा फील होता है? अगर हैप्पी फील करते हो तो आपको यहाँ पे टिक करना है। ए न्यू लीफ ऑन ए प्लांट, जैसे ही प्लांट पे एक न्यू लीफ आता है तब आपको कैसा लगता है? इफ यू फील हैप्पी देन यू हैव टू टिक। ए फ्लावर बर्ड ऑन ए प्लांट, प्लांट पे जब एक छोटी सी कली खिलती है देन हाउ डू यू फील? इफ यू फील हैप्पी देन टिक। द साउंड ऑफ बर्ड्स इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में बर्ड्स की साउंड, एक क्लाउडी स्काई मतलब काले घने बादल। रेन ऑन ए हॉट डे, हॉट डे पे रेन हो जाना। बर्ड्स इन अ वाटर बाथ, इट मीन्स पानी में नहाती हुई बर्ड्स। ए डांसिंग पिकॉक, ए स्टार स्टडेड स्काई मतलब
तारों से भरा हुआ स्काई, ए लाफिंग फेस, हंसता हुआ चेहरा। तो इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं दैट मेक्स यू हैप्पी? इफ यू आस्क मी, सभी चीजों से आई फील वेरी हैप्पी, सो आई विल टेक एवरीथिंग। लेकिन आपको अपने हिसाब से करना है कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जो कि आपको अच्छा फील कराती हैं, तो आप उस पर टिक करोगे। नेक्स्ट है, such things makes us feel happy instantly and our mood improves making us joyful. The poet has had us experience one day, he was feeling low, मतलब वो बहुत ज्यादा उदास फील कर रहा था। He was feeling low when a crow on a hemlock tree as shown in the picture shook down some snowflakes on him. This gave him a lot of joy and he forgot his worries. जो मैंने आपको अभी बताया ये वही सब लिखा हुआ है कि जो पोएट था, he was in a gloomy mood, he was feeling very low, but as he sat under the hemlock tree and the crow shook down on him the snowflakes, his mood quickly changes to a happy mood and he forgot all his worries. This instant happiness saved the rest of the day and it passed with cheer. तो ये जो इंस्टेंट हैप्पीनेस थी, वो जो उसका मूड चेंज हुआ था ग्लूमी से हैप्पी में, तो उसकी वजह से उसने अपना जो रेस्ट ऑफ द डे था, बाकी का जो दिन था, उसको बचा लिया और वो खुशी खुशी फिर अपने घर वापस गया। नेक्स्ट है पार्ट बी। नाउ आंसर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पोम। ये क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि पोम से रिलेटेड है, आपको इनके आंसर करने हैं। बट रिमेंबर, आई वोंट टेल यू द आंसर, यू हैव टू फाइंड इट योरसेल्फ। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट? तो पोएट का नाम आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस वर्कशीट। व्हाट हैपेंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द क्रो ऑन द ट्री? नीचे ऑप्शन दिए हैं ए, बी, सी। तो नीचे तीनों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको आप टिक करोगे। कैन यू गेस, इट मीन्स क्या आप अंदाजा लगा सकते हो? कैन यू गेस द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट जस्ट बिफोर द एक्टिविटी ऑफ द क्रो? मतलब क्रो के स्नोफ्लेक्स गिराने से पहले, जस्ट बिफोर द एक्टिविटी ऑफ द क्रो, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द पोएट? इट मीन्स व्हाट वाज द मूड ऑफ द पोएट। तो नीचे अगेन ए, बी, सी। तो इन तीनों में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको आप लिखोगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन, आप उसको आपको टिक करना है जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। हाउ डिड द पोएट फील जस्ट आफ्टर द क्रो शुक डाउन सम स्नोफ्लेक्स? तो उसका जो पोएट था, हाउ डिड ही फील व्हेन द क्रो शुक डाउन ऑन हिम स्नोफ्लेक्स? इसमें से अगेन देयर आर 3 ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज द करेक्ट वन। Choose the line from the poem which shows that the poet had been sad during the day. आपको पोम में से वो लाइन चूज करनी है जो कि आपको बताती हैं कि जो पोएट था, he was sad whole day. What is correct rhyme scheme? You know its answer. तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें आपको करेक्ट राइम स्कीम पर आपको टिक करना है। आगे दिया है, नेचर कैन गिव अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन वी आर फीलिंग लो। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा है नेचर कैन गिव अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस व्हेन वी आर फीलिंग लो। इट मीन जब हम सैड होते हैं तो नेचर कैन गिव अस अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस। और ये बहुत ज्यादा ट्रू है, क्योंकि जब भी हमारा मूड सैड होता है और हम बाहर जाते हैं, बाहर जाके एंजॉय करते हैं, नेचर को एंजॉय करते हैं, तो जो हमारा मूड है वो चेंज हो जाता है। राइट अबाउट वन सच एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। तो अपनी लाइफ के एक ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में आपको ब्रीफली लिखना है। इट मीन्स संक्षिप्त रूप में ब्रीफली लिखना है। एक्सप्लेन व्हाट मेड यू फील सैड। पहले आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि आप किस वजह से सैड थे। एंड हाउ नेचर गेव यू हैप्पीनेस। और उसके बाद आपको लिखना है कि कैसे नेचर ने आपके सैड मूड को हैप्पीनेस में चेंज कर दिया। यू मे बिगिन लाइक दिस। इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि आप अपना जो पैराग्राफ जो कि आपको ब्रीफली लिखना है उसको आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए स्टार्टिंग की, आई वॉज नॉट इन अ गुड मूड दैट डे। कोई भी डे, मान लीजिए कि आपका बर्थडे है, फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे है, बट इन द व्हेन द डे स्टार्ट नो वन विश्ड यू एंड यू वर वेरी सैड। तो आपका जो लगभग आधा दिन था, इट वॉज सैड। लेकिन आप जब बाहर गए
और वहाँ पार्क में बैठे या फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करा, तो आपका जो मूड था वो चेंज हो गया एंड यू हैप्पीली रिटर्न टू द होम, और घर जाके आपने यू गॉट ए सरप्राइज पार्टी। तो वहाँ पे जो नेचर का रोल था कि आप बाहर गए, आपका मूड चेंज हुआ, लेकिन जब आप घर आके देखा, आपने घर आके देखा तो देयर वाज अ सरप्राइज पार्टी फॉर योर बर्थडे। इट इज जस्ट एन एग्जांपल, यू कैन राइट योर ओन स्टोरी कि ऐसा कौन सा दिन था दैट व्हेन यू वर नॉट इन अ गुड मूड, लेकिन नेचर ने आपका जो दिन था वो बचा लिया। तो ये जो ऐसे है बहुत ब्रीफली आपको लिखना है और उसके बाद लिख के आप मुझे नेक्स्ट क्लास में उस होमवर्क को दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड